नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। अगर आप पहली बार हमारी इन वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि हमारी जो भी नए अपडेट है वो आपको मिल जाए। और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस YouTube चैनल पर हिस्ट्री की जो क्लास है राजस्थान से वो लगातार चल रही है और इसमें हम अभी राजवंश की जो क्लासें हैं वो चल रही है। ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा टेलीग्राम चैनल भी है सिलेक्शन पॉइंट के नाम से, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारी जो भी क्लास रहती है उसकी जो PDF है वो वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है। और हमारी क्लास का जो आधार है वो है NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं वो ही है और इसमें हम हैंड राइटिंग नोट्स के माध्यम से अध्ययन करवाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज 18 जनवरी को सेकंड पारी में SST का पेपर हुआ था, रीट लेवल सेकंड का, जो ठीक था, ना ज़्यादा आसान और ना ही ज़्यादा कठिन था। इस पेपर में हमने देखा है कि राजस्थान जीके से संबंधित जो भी प्रश्न है वो बड़े ही आसान तरीके से थे, एक आधे को छोड़ के। और ये प्रश्न लगभग जो इतिहास और कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न थे वो जो कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा जारी किताब है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, उनमें से ही आए हुए हैं। और उस किताब में से आए हुए प्रश्न को भी बारे में भी मैं बता दूंगा कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से आए हुए हैं। तो चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा जो पहला प्रश्न है कि इसमें युद्ध, एक तरफ युद्ध दिए हुए हैं और दूसरी तरफ वर्ष की कौन कौन सा युद्ध कब हुआ था। सबसे पहले बात करते हैं सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। कब हुआ था? 1437 में। ठीक है। यह युद्ध हुआ था महाराणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, और इसी युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ भी बनाया था। इसके बाद में है भूताला का युद्ध, जो कि 1227 में मेवाड़ के जो गुहिल शाखा के शासक थे जैतर सिंह और गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इसके बाद में खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में 1517 में, और खानवा का युद्ध 1527 में किनके मध्य हुआ था? बाबर और महाराणा सांगा के बाद। ठीक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा पहले का 4 रहेगा। पहले का 4। अब पहले का 4 इसमें भी है और इसमें भी है। दूसरे का 1 अब इसमें है दूसरे का, तो यहाँ पर हमारा A नंबर ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है। ये चारों इन युद्धों के बारे में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है कक्षा 10 की, उसमें इन युद्धों के बारे में जिक्र किया हुआ है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उदयपुर क्षेत्र में कौन सी बोली प्रचलित है। तो उदयपुर मेवाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी। अब देख लो, इस प्रकार के आसान प्रश्न भी आए हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं। और अगला हमारा जो प्रश्न है कि सेनानी कविता किसने लिखी थी? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, कन्हैयालाल सेठ या नहीं? इनमें से हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई है। और ये प्रश्न देख लो, ऊपर के तीनों लगातार जो प्रश्न है राजस्थान जीके से वो केवल उसी किताब में से आए हुए हैं, 10वीं की किताब से। ठीक है। इसीलिए मैं अपनी क्लासों में बार बार यही कहता रहता हूँ कि आप सिर्फ इन किताबों को ही अपना आधार बनाकर इन्हीं किताबों में पढ़ें। परंतु बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे ना उतना ही अच्छा रहेगा और उसमें से हमारे प्रश्न सही होंगे। और मेरा मानना ये है कि आप पढ़ो भले ही कम, परंतु आपको जो पढ़ो वो याद होना चाहिए कंठस्थ, और उसी का नतीजा होता है कि आप अपने लक्ष्य में सफल हो पाते हो। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और
जो हमारी क्लास है वो आपकी इन्हीं कामों में हेल्प करेगी, क्योंकि किताबों में पढ़ने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए इनके हैंड राइटिंग नोट्स से हम आपको अध्ययन करवा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप हमारी क्लास अवश्य देखें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये भी प्रश्न है उसी भाषा वाले जो टॉपिक है भाषा और साहित्य में, वहाँ से उठाया हुआ प्रश्न है। ये भी प्रश्न उसी किताब में से है। उसमें लिखा गया है कि राजस्थान बोलियों में मारवाड़ी बोली सबसे महत्वपूर्ण है और कई बार इसे राजस्थान का प्रिय शब्द कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसी मारवाड़ी बोली का राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रभाव है, इस कारण इसे राजस्थान का पर्यायवाची भी कहा जाता है। इसके अलावा कारण में क्या लिखता है कि ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप से मारवाड़ का राजस्थान में महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये कारण सही है और ये कथन की व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में मारवाड़ का अहम रोल है इतिहास और भौगोलिक दोनों रूपों से, जिसके कारण ही मारवाड़ी बोली है वो राजस्थान की महत्वपूर्ण बोली है और राजस्थान की पर्यायवाची भी समझी जाती है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा, एक नहीं, डी नंबर ऑप्शन, जिसमें ए आर दोनों सही है और आर ए की सही रूप से व्याख्या भी कर रहा है। अब देख लो कि आप 4 प्रश्न हमने करे हैं और वो चारों के चारों प्रश्न आपको उसी किताब में मिल जाएंगे। ठीक है, लो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला भी साहित्य से संबंधित है। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राजस्थान साहित्य कलाविधि की आरंभ से लेकर के अध्ययन तक विशेषताएं। ठीक है, ये भी प्रश्न आपको उसी किताब में मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि ये कौन से पाठ में और कौन से लेसन में है, वो भी आपको बता देता हूं। 1 मिनट रुको। ये है पाठ 9 नंबर अध्याय है राजस्थानी भाषा और साहित्य। उसमें इस प्रश्न का भी जिक्र किया हुआ है। और इस प्रश्न में क्या है कि प्रारंभ में इसे 4 भागों में बांटा गया था। राजस्थान के साहित्यों में सबसे पहले था वो वीर रस पर आधारित था। उसके बाद में जो दूसरा था वो भक्ति रस पर आधारित था। इसके बाद में तीसरा था वो श्रृंगार रस से, और चौथा था जो नवीन चेतना से संबंधित है। तो अब आप इसमें उत्तर ढूंढ लो कि क्या होगा। इसमें सबसे पहले वीर रस पर आधारित है, तो सी नंबर होगा, वो 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद में जो काल था वो भक्ति संतोष से था, ये 2 नंबर रहेगा, डी नंबर। श्रृंगार ये 3 नंबर पर और ये 1 नंबर पर, यानी कि सी, डी, बी और ए। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन यहां पर हमारा राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें ए नंबर ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह है भूगोल से संबंधित है कि महासागरों को उनके आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी कि सबसे पहले छोटा, उसके बाद में उससे बड़ा और उसके बाद में उससे बड़ा, यानी कि चढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा है आर्कटिक, तो यानी कि डी है वो पहले नंबर पर आएगा। तो डी किस में है? इसमें 1 में ही है, तो इससे हमारा सीधा हमारा प्रश्न राइट हो जाता है। डी के बाद में आएंगे हिंद महासागर, सी, और उसके बाद में अटलांटिक, और सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। देख लो, इतने आसान प्रश्न भी आए हुए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यह भी भूगोल से संबंधित है कि निम्न में से कौन सी गैस है वायु में कितना प्रतिशत है? तो सर्वाधिक है नाइट्रोजन, कितना प्रतिशत है? 78%। उसके बाद में है ऑक्सीजन, वो 21%। उसके बाद में आता है ऑर्गन जो 0.93% है। कितनी? 0.93%। और इसके बाद में चौथे नंबर पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% है। ठीक है, अब इस पॉइंट से आप एक बात यह भी जान लेना कि राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति वातावरण है वो भी कितना है? 0.03%, जो राष्ट्रीय उससे भी कम है। और ये प्रश्न है जो साइंस का पेपर हुआ था उसमें जो जीके से संबंधित प्रश्न आए थे उसमें आया हुआ था। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, 1 का 3, 1 का 3 इसी में मिलता है। तो ये हमारा राइट आंसर रहेगा, डी नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी भूगोल से संबंधित है, जिसमें लिखा गया है अभिकथन में कि नदी की तुलना में महासागर में तैरना आसान है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले कारण पर। लवणता के कारण महासागरीय जल का घनत्व बढ़ जाता है। राइट है भाई, सही है। नदी में क्या है, लवण की मात्रा कम होती है और महासागरीय जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, और घनत्व बढ़ता है तो हमें उसमें तैरना आसान हो जाता है, क्योंकि इंसान है जल्दी से डूब भी नहीं पाता है। जैसे मान लो कि टर्की झील है, टर्की की वोन झील और अमेरिका की ग्रेट लेक, साल्ट लेक, इनकी लवणता इतनी है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार इसमें फेंका जाए या फिर उसमें कूदता है तो वो आसानी से डूबेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें लवणता बहुत ज़्यादा है, 220 से 330% तक है, जिसके कारण उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है और जल बहुत भारी है और उसके कारण व्यक्ति आसानी से उसमें डूब नहीं पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो होएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मोटे अनाज कौन से है। ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सभी मोटे अनाज की श्रेणी में शामिल है। तो ए और बी कौन से में है, बी नंबर ऑप्शन में ए और बी है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न थोड़ा कठिन है कि कौन आरंभ में औरंगजेब का साथी था और बाद में लूटमार का जीवन अपना लिया और उनका लगातार पीछा किया, परंतु बुंदेला भूमि अधिकृत नहीं की गई। ये एक महान क्रांतिकारी हुए थे औरंगजेब के काल में, जो प्रारंभ में तो औरंगजेब के साथ थे, परंतु बाद में किसी कारण से औरंगजेब की नीतियों से ये प्रभावित होकर के उन्होंने औरंगजेब को छोड़ दिया और छापामार पद्धति के माध्यम से लगातार औरंगजेब की सेना को लूटता रहा था। वो था बुंदेला का चंपत राय बुंदेला। ऑप्शन सी नंबर इसमें सत्य रहेगा, तो ये इसमें राइट रहेगा। ठीक है, चंपत राय बुंदेला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। अवध में वेलेजली के द्वारा शुरू की अधीनस्थ संधि। वेलेजली के द्वारा अधीनस्थ संधि थोपी गई थी 1798 में और अवध में कब लगाई गई थी 1801 में। मेरठ में विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को नवाब वाजिद अली शाह को पदच्युत करके अवध का विलय किया गया था फरवरी 1856 में। और युद्ध में झांसी की रानी जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हुई थी। अब ये सन आपके सामने है, अब आप इसे क्रम से लगा सकते हो। सबसे पहले ए ऑप्शन आएगा। अब एक इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, उसके बाद में 1956 में अवध का मिले ए और सी, तो डी नंबर ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। और उसके बाद में बी नंबर यानी कि 10 में 1857 और उसके बाद में युद्ध में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का निधन, वीरगति को प्राप्त होना जून 1858 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा इसका डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि अकबर के द्वारा जो मनसबदारी व्यवस्था थी वो किससे संबंधित थी। तो अकबर की जो मनसबदारी थी वो सैन्य प्रणाली से संबंधित थी। सैन्य सह नौकरशाही तंत्र से संबंधित थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थलों को उनके खोज के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की 1921 में, और उसके बाद में 1922 में मोहनजोदड़ो, उसके बाद में लोथल और कालीबंगा की। ठीक है, तो पहले पर ए रहेगा, दूसरे पर डी रहेगा, तीसरे पर
बी और चौथे पर सी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है वो आपका राइट रहेगा। ठीक है। अब एक चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आती है कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने पेपर किस प्रकार का बनाया है, किस लेवल का बनाया। अभी तक जो पर्सन आए हैं उनमें से बहुत कम आए हैं जो कठिन लेवल के हैं, बाकी आसान है। और इस प्रश्न पेपर में तो सिर्फ बच्चों को भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि देख लो इसमें कथन निष्कर्ष विकल्प में से आरोही अवरोही क्रम के इसी प्रकार का साइंस का पेपर था और इसी प्रकार का बीएसटीसी फर्स्ट लेवल वाला पेपर था, उसमें भी इसी प्रकार के ऑप्शन दिए हुए थे और 64 पेजों का पेपर था। तो यही था कि बच्चों को एक बार भ्रमित करना है ताकि बच्चे भ्रमित हो जाए और पेपर को अच्छी प्रकार से अटेंड न कर पाए और आसान प्रश्न ही उन्हें कठिन लगे। फिर चलिए खैर छोड़िए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक में अभिकथन है दूसरे में कारण है। अब देख लो ये फिर अभिकथन और कारण वाला आ गया। अरे बड़ो चौ क्यों थे। चलिए बात करते हैं। सूफी संत में विस्तृत आडंबरपूर्ण अनुष्ठानों को अस्वीकृत किया गया। सही है बात। भक्ति और सूफी आंदोलन दोनों में आडंबरहीनता को अपनाया गया था। उन्होंने कहा था कि ये जो मूर्ति पूजा, ये जो नियम है, कायदे कानून, ये कुछ नहीं है। आप निर्गुण मन से अपने मन से भगवान की प्रार्थना कर सकते हो। उनके प्रति, उनका ईश्वर के प्रति प्रत्यक्ष व्यक्ति आस्था और अनुराग में विश्वास था। ठीक है जी, ये भी बात सत्य है। और आडंबर अनुष्ठान को अस्वीकृत किया था। ये दोनों बातें सत्य है और ये दोनों एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी। अब जिसका भी ये पेपर है उसने बी ऑप्शन करा है, जो कि गलत है। अब यही तो था ना, बच्चों को भ्रमित ही करना था। अगर वही बच्चा जिसने ये पेपर अटेंड किया, अगर वही बच्चा इस पेपर को दोबारा अटेंड करेगा तो वो बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हल कर देगा। ठीक है। तो यही होते हैं एग्जामिनर और विद्यार्थियों में फर्क, वो बच्चों के दिमाग से खेलते हैं। ठीक है। ए और आर दोनों सही रहे और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, लो जी एक और फिर आ गयो विकथन और कारण। भाई किता क्या ये सारा विकथन पर ही है के। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया जी, बहुत बढ़िया जी, करिया 1920 में करिया जी। ठीक है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के प्रत्युत्तर में था। वाह जी, ये भी बहुत सत्य है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट के जवाब में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था 1920 में दिसंबर में। और दिसंबर के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन के सामने से रखा था और कांग्रेस ने इसे हरी झंडी भी दी थी। ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो ये रहेगा डी नंबर, जिसमें ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या करें भैया, व्याख्या ही व्याख्या भेजी है। लो जी एक प्रश्न तो सही आ गया। वो भी किया है, मैं सारा ऑप्शन बड़े थे पढ़ना पड़े से। गोपाल हरि देशमुख के बारे में असत्य कथन को पहचाने। कि कई बार विद्यार्थी इन शब्दों में ना सत्य है, असत्य है, सत्य नहीं है, असत्य नहीं है, इनमें ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें धैर्य और विवेक का इस्तेमाल करना है। कि कौन सा कथन असत्य है। ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के सुधारक और निबंधकार थे, सत्य है जी। इन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सत्य है जी। इन्होंने शुद्धि के कार्य तथा लाखों हिंदुओं के पुनः धर्मांतरण पर बल दिया था, एक बार छोड़ दो जी। वह शासकीय सेवक थे, हाँ जी, सरकारी सेवा में काम चलता, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। ये यहाँ पर गलत रहेगा और आपका जो ऑप्शन होगा वह यह सही रहेगा, क्योंकि पेपर के हिसाब से ये बात गलत, क्योंकि पेपर में असत्य पूछा गया है ना प्रश्न में, तो ये बात असत्य है। उन्होंने धर्मांतरण नहीं करवाया था, उसने समाज में फैली हुई बुराइयों का विरोध किया था। ठीक है। तो दोस्तों जो कल हिंदी का पेपर है वो अभ्यर्थी एक बार अवश्य सुने, कि अगर आप पढ़ सकते हो तो राजस्थान का जो भाषा और साहित्य वाला टॉपिक है वो एक बार अवश्य पढ़ लेना,
क्योंकि उससे संबंधित विज्ञान वाले पेपर में भी 5-6 प्रश्न थे और इस पेपर में भी अब तक 4 या 5 प्रश्न आ चुके हैं। तो हो सकता है कि अगले पेपर में भी पूछा जाए, तो आप एक बार उसे अवश्य पढ़ लेना, ठीक है, अगर समय मिले तो। अन्यथा कोई बात नहीं, जो तैयारी थी वो होनी थी, वो हो चुकी है हमारी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO का सदस्य कब बना था। ठीक है जी, भारतीय WTO का संस्थापक सदस्य था और WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और ये जो कि ऑर्गेनाइजेशन है, ये गेट है, पहले गेट था GATT, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ, उसका ही परिवर्तित रूप है और इस गेट की स्थापना 1948 में की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लो जी, एक और आ गया अभिकथन। इसमें बात करते हैं कि अभिकथन है, एक कारण है कि माध्यमिक शाखा के संस्थापक नागार्जुन दूसरी शताब्दी के थे। अब ये माध्यमिक शाखा कौन से धर्म से है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है, के संस्थापक नागार्जुन थे। ठीक है जी, उनकी सबसे पहले महत्वपूर्ण कृति मूल माध्यम तारिका है। ठीक है जी, ये दोनों बातें इनकी सत्य है कि क्या इनकी व्याख्या हो रही है, हाँ या ना, तो यहाँ पर हमारा राइट बात रहेगी कि ये दोनों इनकी व्याख्या करे हैं। क्योंकि सबसे पहले इस माध्यमिक शाखा का जो शब्द का प्रयोग था वो नागार्जुन ने अपने इसी ग्रंथ में किया था, मूल माध्यमिक कारिका में। और इसमें जो महायान संबंध शाखा है बौद्ध धर्म की, उसके दर्शन के बारे में चर्चा की गई थी और फिर इसी को मूल रूप देने के लिए इस संस्था का स्थापना भी किया था, किसने, नागार्जुन ने। तो यहाँ पर A और R दोनों सही है और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। A और R दोनों सही और R A की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका राइट आंसर यह रहेगा D नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर लो सा, अब आने मिलाओते अंग अलावा कोई प्रश्न को मतलब बनाने को तरीको ही कोई अगर। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना 1784। ठीक है, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1784। तो पहले का 4 किसमें, इसमें है, इसे ऊपर कर देते हैं। ठीक है, कलकत्ता मदरसे की स्थापना 1981, ये भी सही है। संस्कृत बनारस विद्यालय 1991 और स्थायी बंदोबस्त है जो कॉर्नवालिस के समय लगाया गया था 1793। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा C नंबर ऑप्शन, इसका राइट रहेगा। जिस भी भाई का ये पेपर है, ये ऑप्शन उसने किया है A नंबर, ये गलत है। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था, 1793 में लागू किया गया था। ठीक है, संस्कृत बनारस जो विद्यालय था उसकी स्थापना 1791, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी 1784, कलकत्ता मदरसा 1781। चलिए राजस्थान जीके से आ गया संबंधित प्रश्न। इस प्रश्न में क्या है कि रिको के द्वारा स्थापित 4 खाद्य एग्रो फूड पार्क कौन कौन से है। 4 नहीं पूछा गया, चाहे इसमें दिया गया ऑप्शन, तो वो है गंगानगर, अलवर, कोटा और बोरनाड़ा जोधपुर। ठीक है, इसे याद रखना का एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ। कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। ठीक है, कहाँ से कोटा, गया से गंगानगर, इसमें है नहीं, जी से जोधपुर बोरनाड़ा और पोट्री होएगी अलवर, और चौथा ऑप्शन है अलवर। इसके अलावा इससे 2 प्रश्न बन गए, एक तो हमारा ये एग्रो फूड पार्क याद हो गए और दूसरी ये भी कि कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर की। कन यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर A, B और D, A, B और D कौन से ऑप्शन में है, A नंबर ऑप्शन में है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये पातकाल से संबंधित है। ये कक्षा 12 की जो राजनीति की समकालीन भारत की राजनीति है उस किताब में से पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं कि 25 जून 1975 को घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि हमें असत्य का चुनाव करना है।
ये एक आंतरिक विद्रोह गड़बड़ी की आशंका से मद्देनजर लगाया गया था। ठीक है जी, सही है जी। मध्य रात्रि के पश्चात सभी बड़े अखबारों को बिजली आपूर्ति बंद कर दी थी। हाँ जी, ये भी सही है। इसके अलावा प्रातःकाल में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में गिरफ्तार किया गया, ये भी सत्य है। अगला है कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपात लागू करने का निर्णय लगाने का निर्णय दिया, उसके बाद में राष्ट्रपति की अनुशंसा की गई थी। जी ये गलत है, क्योंकि इस समय जो सरकार की थी वो इंदिरा गांधी की सरकार थी। 1975 में जब इंदिरा गांधी के खिलाफ है संसद में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था, तो उसने क्या किया था, उन्होंने बिना राष्ट्रपति की अनुशंसा के और मंत्रिमंडल के इन्होंने आपातकाल की सीधी घोषणा कर दी थी। इसमें मंत्रिमंडल का कोई भी साथ नहीं लिया था, उन्होंने सीधा अपने राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद। ये पाठ है, अभी मैंने कक्षा 12 की जो राजनीति किताब थी बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसमें देखा था और इसके बारे में ये सभी बातें लिखी हुई थी। ठीक है, अब आप इसमें तीनों ये ऑप्शन सत्य है। अब इस ऑप्शन को आप यहाँ इस प्रकार भी गलत है साबित कर सकते हो, क्योंकि जो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ था ना, वो 44वें संविधान संशोधन के बाद में हुआ था। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। कब हुआ था, 1978 में हुआ था 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, और ये आपातकाल कब लागू हो गया था, 1975 में। तो मंत्रिमंडल का यहाँ पर सवाल ही नहीं था, क्योंकि सिर्फ में प्रधानमंत्री ने अनुशंसा की थी और फखरुद्दीन अली अहमद उसमें से राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसे लागू कर दिया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार की कृषक उपहार योजना का लक्ष्य है। इस कृषक उपहार योजना का प्रमुख लक्ष्य है कि जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन संघ है, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है ना, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी, जिसका प्रमुख लक्ष्य यही है कि कृषि जो वस्तुएं हैं उन्हें विपणन की सुविधा प्रदान करना। किसकी, विपणन की सुविधा प्रदान करना। और ये सुविधा कौन सी मंडियों में प्राप्त होगी, जिसे 1974 में स्थापित राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा मान्यता प्राप्त मंडियों में। कौन सी, जो मान्यता प्राप्त मंडियां है कृषि विपणन बोर्ड की, वहीं पर जाकर के किसानों को अपनी पैदावार उपज बेचने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए कृषक उपहार योजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो इसमें सी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में पीडीएस वस्तुओं का दक्षतम वितरण सुनिश्चित करना किस निगम का लक्ष्य है। अब पीडीएस का अर्थ होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट स्कीम, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और आपको सभी पता है, सभी को पता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके द्वारा चालू की जाती है, राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड RSFCSCL के द्वारा ये जारी की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा डी ऑप्शन, यहाँ पर राइट रहेगा। चलिए भूगोल से संबंधित अगला प्रश्न है हमारा। हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, एगुलहास भी एक गर्म जलधारा है, बेंगुला भी एक ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट की धारा चलती है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, तो इसमें कौन 3 नंबर ऑप्शन है। गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी अटलांटिक में चलने वाली गर्म जलधारा है। ठीक है, एगुलहास जो हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा है। बेंगुला धारा ये दक्षिणी अटलांटिक में चलने वाली ठंडी जलधारा है। ठीक है, तो हम्बोल्ट 3 नंबर। पहले का 3 नंबर किसमें है, किसमें, एक में ही है, तो आपने कहा मठू ही बनाए। बाइयो चे बाइयो ओ भी प्रश्न मंगो गलत है। ठीक है, प्रश्न इतना ज़्यादा कठिन नहीं था। आप अगर सेकंड ग्रेड की अगर कोई तैयारी कर रहा था, वो भी इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकता था। एसएसटी से, स्पेशल सब्जेक्ट है एसएसटी। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित है कि अरुमोली वर्मन के शासनकाल में चोल शक्ति अपने उत्कर्ष में पहुंच चुकी थी। भाई तो खतरनाक नाम है, तो भाई चरम उत्कर्ष में हो ही सही है जी। राजेंद्र प्रथम ने श्रीलंका के राजा महेंद्र V के
विरुद्ध सैन्य विजय प्राप्त की थी। हाँ भाई, आ बात तो सत्य है। राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोलम में अपनी नवीन राजधानी प्रतिष्ठित की थी। यह भी सत्य है। राजा राज फर्स्ट चोल साम्राज्य का संस्थापक था। ये बात गलत हो गई भैया। यहाँ पर आएगा प्रांतक प्रथम। क्या नाम है उसका? प्रांतक प्रथम है। वो है चोल राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो यहाँ पर ए बी सी ऑप्शन सत्य रहेगा। तो ऑप्शन हमारा बी राइट है। ठीक है, ये डी ऑप्शन गलत है। प्रांतक प्रथम है इनका संस्थापक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि इसका कोई भी भौतिक रूप नहीं है। ये एक डिजिटल क्या है? डिजिटल मुद्रा है जिसका कोई भी भौतिक रूप नहीं है। इसे क्रिप्टो करेंसी भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। सत्य कथन का चयन करना है जी। कनौज के शासक प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। सही है जी। प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय को धर्मपाल के द्वारा पुनर्जीवित किया गया था। यह भी सत्य है जी। पाल साम्राज्य का स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। यह भी सत्य है जी। प्रथम अपभ्रंश कवि स्वयंभू पाल दरबार में विद्यमान था। ये नहीं है जी, गलत। प्रथम जो अपभ्रंश कवि स्वयंभू था वो कौन से दरबार में था? राष्ट्रकूटों के दरबार में था। किन के दरबारों में? राष्ट्रकूटों के दरबार में था। तो यहाँ पर ए बी और सी सत्य है। ए बी और सी नंबर ऑप्शन में है। तो सी नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। इसमें है कि अमरकोश में उल्लेखित 12 प्रकार की भूमि। अब अमरकोश की रचना किसने की थी? अमर सिंह ने की थी। और ये अमर सिंह नवरत्नों में शामिल था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, गुप्त शासन के काल में उन्होंने 12 प्रकार की भूमि का वर्णन किया था। उर्वरा भूमि वो होती है जो उपजाऊ होती है, उर्वर होती है। ठीक है जी। पहले का 2 नंबर। अब पहले का 2 नंबर तो इसी में मिलता है हमें। कौन से? सी नंबर ऑप्शन में हमें पहले का 2 नंबर नहीं, 1 नंबर में, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन में हमें मिल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ऊसर भूमि का अर्थ होता है बंजर। सदवला या सदवल भूमि का अर्थ होता है घास वाली भूमि। और मरुभूमि का हो गया मरुस्थल। और इसमें 4 नंबर है। तो ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट रहेगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। आई मैं सोचूं इजू तक अभी कथन आड़ा कई दिन हो गया है, क्यों को नहीं लियो जी। ये आ गया। नीचे दिए गए 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। तो चर्चा कीजिए इन कारणों पर। हड़प्पाई लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। सही है जी, कौन पढ़ी जा सका? क्योंकि वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ऐसे सर्पिलाकार थी, जिसे बुष्टफेदन शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। क्या है? संक्षिप्त है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा। और संक्षिप्त का जो विलोम शब्द होता है वो होता है विस्तृत। कल हिंदी वाले पेपर है तो विलोम शब्द याद रख लियो। 128 जो है। तो संक्षिप्त का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? विस्तृत होता है। अधिकांश जो अभिलेख थे वो संक्षिप्त थे, बहुत छोटे थे। और इसमें कितने शब्दों का प्रयोग किया जाता है ये बात बता देता हूँ। इसमें हड़प्पा लिपि में 26 शब्दों के से अधिक का प्रयोग नहीं किया जाता था। और ये कई बार बेस्टोफेदन शैली में लिखे गए। बेस्टोफेदन का मतलब होता है सर्पिलाकार, यानी कि दाएं से शुरू बाएं पर, और फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, इस प्रकार की लिपि होती है, जिसके कारण से पढ़ा नहीं गया था। तो यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन संख्या 4। ए और आर दोनों सही है और आर इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि गदर पार्टी के ब्रिटिश के विरुद्ध क्रांतिकारी संघर्ष के लिए प्रतिबद्ध थे। इनमें गदर नेता कौन कौन थे? यानी कि गदर पार्टी की स्थापना की गई थी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। तो इसमें प्रमुख नेता कौन कौन शामिल थे? इनमें रहमत अली खां, सोहन सिंह बाकना, अली जफर खान और मौलाना शौकत अली। शौकत अली कौन हो? सोहन सिंह जाखना, ये इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। किसके? गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसके अलावा एक व्यक्ति और था जिसका नाम है रहमत अली शाह।
रहमत अलीसा। ए और बी इसका राइट आंसर रहेगा, ये गलत है इसमें, ये डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। मूल कर्तव्यों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान में 4 में उल्लेखित है जी, यही गलत है। इसमें सत्य नहीं पूछा है, यानी कि असत्य पूछा है, तो ए नंबर ऑप्शन असत्य रहेगा, क्योंकि इसका उल्लेख 4 क में है। क कुछ भी मान सकते हो आप। मूल कर्तव्य 42वें संविधान के द्वारा समाविष्ट किए गए थे, ये भी सत्य है। मूल कर्तव्य राष्ट्र को सशक्त आधार प्रदान करते हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, मूल कर्तव्यों की संख्या 10 है, ये यहाँ पर डाउट कैसे लग रहा है। ऐसा माने तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत रहेंगे। इसमें हो सकता है ये प्रश्न डिलीट होने का पीछे कारण है क्यों, जब जोड़ा गया था ना 42 अनुच्छेद के अनुसार, तब इसमें 10 थे, लेकिन वर्तमान में इसमें कितने आर्टिकल हैं, कितने हैं मूल कर्तव्य है? 11 है। ठीक है, जो शिक्षा वाला अधिकार अलग से जोड़ा गया था इसमें 11वीं के रूप में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किसी न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है रहेंगे? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा, अनुच्छेद 37 के तहत, जिसमें लिखा गया है कि नीति निर्देशक तत्व है वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं रहेंगे। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति इन्हें मानता है या को नहीं मानता है, तो वो उसके खिलाफ हमें न्यायालय में अपील दायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन, इसमें राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा में उन्हें आवंटित सीटों के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले कम आई गुजरात में। ठीक है, उसके बाद में बिहार, उसके बाद में आंध्र प्रदेश, और लास्ट में सर्वाधिक किसमें है? महाराष्ट्र में। आप अगर सर्वाधिक का पता है तब भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन सी किसके लास्ट में आता है? इस ए की ऑप्शन में आता है, तो सी नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2 कथन है, बस कथना की बाकी है, जड़ी सी लगा दी पेपर हम तो, कि भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीकरण और समन्वय को सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है जी, भारतीय संघीय प्रणाली में अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा कतिपय सीमा तक केंद्रीकरण और समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। हाँ ठीक है, क्योंकि यूपीएससी जो पेपर लेती है वो केंद्रीकृत वैकेंसियाँ होती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अधिकांश रूप से राज्यों में सेवा प्रदान करते हैं, ये भी सत्य है। कलेक्टर होते हैं वो को राज्यों में सेवा देते हैं, और अवसर के अनुसार केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति भी पर भेज सकते हैं, ये भी सही है। और ये इस बात को प्रमाण भी कर रहा है। ये बात कहता है कि संघीय भारतीय संघीय प्रणाली वो केंद्रीकरण है, और ये बात कहता है किसी भी राज्य में लग सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार इन्हें केंद्र पर प्रतिनियुक्त भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जिस भी बच्चे का ये पेपर है बहुत अच्छे प्रकार से किया हुआ है ये प्रश्न पेपर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय है, सही है जी। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जोधपुर में है जी, सही है जी। ओडिशा उच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की अनुमोदित संख्या 33 है जी, ये भी सही है। तारीफ बोली कर दी लगे, हट गलत कर दियो बेटा। ठीक है, ऑप्शन संख्या 204 नंबर में क्या लिखा है कि अनुच्छेद 224 के उपबंध में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय भी होगा। ये अनुच्छेद 224 में उपबंध किया गया है, नहीं जी ये बात यहाँ पर गलत है। अनुच्छेद 214 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, और शायद 231 में ये लिखा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक
उच्च न्यायालय की व्यवस्था भी की जा सकती है। 224 में तो वो है ना अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें हमने सही कथन गलत कथन पूछा है ना, तो ये हमारा इसमें गलत कथन रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लो सा वो एक फेर आ गयो कालक्रम मडो। भारत में कैबिनेट मिशन मार्च 1946, ठीक है। अंतरिम सरकार सितंबर 1946, प्रत्यक्ष कार्यवाही 16 अगस्त 1946। वायसराय के रूप में लीनलिथगो के स्थान पर वेवेल कब बना था? 1943 में बना था। तो सबसे पहले आएगा डी ऑप्शन। अब डी देख लो, इसमें भी है इसमें भी है, सारा में है, ठीक है, छोड़ दो इधर। कैबिनेट मिशन मार्च में ही आ गयो, तो दूसरे पर रहेगा ए ऑप्शन। अब ए इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अगस्त में बनाई, तो इसमें आसी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। और अंतरिम सरकार 2 सितंबर ने, तो ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। इसने क्या किया यहाँ पर, ये गलत कर दिया ना इस बार, और लगातार ही बॉडी कर दी लगा है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन इसमें सत्य रहेगा। एक बार पुनः देख लेते हैं कि हमसे कहीं गलती नहीं हुई है। कैबिनेट मिशन मार्च 1946, 2 सितंबर 1946, 16 अगस्त 1946, 1943। पहले पर डी, दूसरे पर ए और तीसरे पर सी रहेगी। ये सही है, इसमें सी ऑप्शन ही राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है इसी प्रकार का है कि इनको भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। एम एन रॉय के द्वारा स्थापित रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी, इसका गठन 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 में मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा किया गया था। इसके बाद में भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी, मजदूर पार्टी का गठन कब किया गया था? 1936 में किया गया था। कब किया गया था? 1936 में इसका गठन किया गया था। इसके बाद में आते जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी पार्टी, ये इसका गठन 1934 में हुआ था। और एम एम मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित हिंदू महासभा का गठन 1915 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो पहले रहेगा डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। डी सी बी ए, बी नंबर ऑप्शन इसमें हमारा राइट रहेगा। ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा रेडिकल पार्टी 1940, अंबेडकर के द्वारा लेबर पार्टी 1936, जयप्रकाश नारायण के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी 1934, मदन मोहन मालवीय के द्वारा हिंदू महासभा 1915। ठीक है, और 1916 में हिंदू महासभा का जो सम्मेलन हुआ था बनारस में, उसमें गांधी जी भी आमंत्रित थे। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी, ये चारों क्रम से ऑलरेडी रूप से व्यवस्थित है। इसी प्रकार का एक प्रश्न आया था विज्ञान मैथ वाले पेपर में, जिसमें राज्यपाल के बारे में पूछा गया था और उनका कालक्रम ऑलरेडी इसी प्रकार व्यवस्थित रूप से दिया हुआ था। तो ए बी सी डी इनका राइट आंसर रहेगा। सी नंबर ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अच्छा, ये प्रश्न यहाँ से ऊपर कट गया होगा शायद, तो फोटो लेते इसमें। चलिए मैं बता देता हूँ कि इस प्रश्न में क्या पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षण करने का प्रावधान किया गया था। कि किस संविधान संशोधन में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो 106वां संविधान संशोधन है, जो कि 2023 में हुआ था। कब हुआ था? 2023 में। इस संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि जैसे ही नवीन जनगणना होती है उसके बाद में परिसीमन किया जाएगा और उसी के अनुसार महिलाओं को लोकसभा में और विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की जाएगी। अब तक तो केवल पंचायती राज और नगर पालिका
जो स्थानीय शासन है वहाँ पर ही महिलाओं के लिए एक 23 सीटें आरक्षित थी, परंतु अब आगे से लोकसभा और विधानसभा में भी इनके लिए सीटें आरक्षित हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ये जी आगे फिर अभिकथन अपन लो बाबड़ाट पेपर देनी अभी के करे अब अन पढ़ाने में मितो तो टाइम लग गया जन सोचो अन हल करने में कितो टाइम लगा जिका टाइम आपनो दिमाग एकदम पूरो यहाँ हाईजेक हो सोरब है। एक अभिकथन है, दूसरा कारण है जी। ठीक है जी। 1991 के पश्चात में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए प्रतिनिधित्व अत्यधिक हो गया था। ठीक है जी। 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है। अनुच्छेद 223 डी में लैंगिक न्याय का उपबंध था। ठीक है जी। ये भी सत्य है, क्योंकि इस अनुच्छेद में ये कहा गया था कि जो पंचायती राज होंगे उसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी जाएगी। ठीक है। तो ये इसमें ए और आर दोनों सही है और ये एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोसा 7वीं अनुसूची में शामिल है। समवर्ती, संघ, राज्य सूची, ABC तीनों ही है। यूँ आसान प्रश्न तो कौन ही हो उसका भाई। तो यहाँ पर ABC तीनों रहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीवीके सादिक अली समिति का गठन का कार्यक्रम। अब सादिक अली समिति का गठन हुआ था 1964 में। तो चौथे का 1 नंबर किसमें आता है? इसमें भी है और इसमें भी है। ये दोनों काट दिया सी और डी को। अशोक मेहता समिति 1977। तो पहले का 3 नंबर, यहाँ पर बी ऑप्शन वो हमारा सत्य रहेगा। ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977, बलवंत राय समिति 1956, जीवीके राम 1985, सादिक अली समिति 1964 में। ठीक है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों देख लो, प्रश्न है इतने ज़्यादा कठिन नहीं पूछे गए हैं, परंतु एग्जाम पेपर में इस प्रकार के बड़े बड़े प्रश्न आने के कारण क्या बच्चे से सही प्रकार से अटेंड नहीं हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि इसकी कट ऑफ कम रहे, वरना मुझे नहीं लगता है कि इसकी कट ऑफ 110 से नीचे रहेगी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 263 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सरकारी संस्थाएं निकाय निर्मित किया गया था? 263 में एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। आपको बता देता हूं कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 263 में उन्हें अधिकार है कि वो एक अंतर्राज्य परिषद का भी गठन करेंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। योजना आयोग नहीं है, वित्त आयोग नहीं है, राष्ट्रीय विकास परिषद भी नहीं है, बड़ा गलत कर दियो। और अंतर्राज्य परिषद यहाँ पर ISC इसका राइट आंसर रहेगा, जो 263 में उल्लेखित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय दलों की संख्या सहभागिता के आधार पर निम्नलिखित में आरोही क्रम। लोसा सेम टू सेम ये बात कक्षा 12 की जो मैंने अभी किताब बताई थी ना, समकालीन भारत की राजनीति, उसमें ये प्रश्न ये बात भी लिखी हुई है कि जैसे जैसे मतलब है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चुनाव बढ़ते गए ना, वैसे वैसे मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल थी उनकी सहभागिता भी बढ़ती गई थी। तो इसमें ABCD ही ऑप्शन सही रहेगा। आंख मींच के लगा लेना, ये प्रश्न इसका उत्तर यही रहेगा। ठीक है। ABCD इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव बढ़ते गए, प्रथम चुनाव, द्वितीय चुनाव, उसी प्रकार राजनीतिक दलों की सहभागिता भी बढ़ती गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, में कौन शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, लोकतांत्रिक नहीं है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा A, C और D। A, C और D। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्लास ज़्यादा लंबी होती जा रही है, अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सिर्फ प्रश्नों पर ही बात करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है। उसके बाद में संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष कब चुना गया था? जब द्वितीय बैठक हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। प्रारूप समिति की रिपोर्ट कब तैयार की गई थी?
21 फरवरी 1947 को। भारत का संविधान कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। पहले का 3 नंबर इसे एक में ही है, तो यहाँ पर ये हमारा राइट आंसर रहेगा। उद्देश्य प्रस्ताव है रखा 13 दिसंबर को किया गया था और लागू कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि उतरते क्रम में। उतरते क्रम में कि सबसे पहले कौन से आएगा? सबसे पहले आएगा कारखानों में ये जीवन का स्वतंत्रता, ये 21 में है। विधि के समक्ष 14 में है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा 29 में है। और कारखानों में बालकों के नियोजन पर यह 24 में है। तो सबसे पहले आएगा 29 नंबर सी ऑप्शन। तो सी इसमें एक में ही है। उसके बाद में डी ऑप्शन और उसके बाद में ए और बी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न है फसलों और उनके लिए आवश्यक वर्षा के बारे में। मक्का है, इसके लिए 50 से 100% की सेंटीमीटर की वर्षा आवश्यकता होती है। ज्वार के लिए 40 से 80 रहेगी इसमें। गन्ना है तो ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, इसके लिए 100 से 120 रहेगी। और मूंगफली है, इसके लिए 50 से लेकर के 125 तक की जितनी भी होगी सब चलेगी। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा पहले का 2 नंबर। पहले का 2 नंबर एक में ही है। अगर आपको मक्के का पता है तब भी आप बड़ी आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर तो सबसे बड़ी स्थिति में था श्रीलंका। ये इनकी स्थिति है 72 नंबर पर है श्रीलंका। उसके बाद में चीन 85 नंबर पर, भारत 131 नंबर पर और बांग्लादेश 133 नंबर पर। परंतु जो हाल ही में जारी हुई थी 2025 वाली, उसमें भारत की स्थिति 1 नंबर अच्छी होती हुई 130 हो गई थी ह्यूमन विकास रिपोर्ट में। ठीक है, HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये 2020 वाला कक्षा 10 की जो अर्थशास्त्र की किताब है उसमें ये दिया हुआ है, उसमें भी ये 2020 वाला दिया गया है। और उन्होंने देख लो नई जो मानव विकास रिपोर्ट है उससे आंकड़े नहीं लिए, बल्कि उस किताब में दिए वो आंकड़े लिए। तब अब आप समझोगे कि मूल किताबें क्या होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ABCD। ए नंबर ऑप्शन इसमें राइट आंसर रहेगा। इसमें आरोही क्रम में पूछा ना, यानी कि बढ़ते क्रम में। हाँ, तो श्रीलंका बढ़ने लग रहे हैं, इसके 72 है, इनके 85 है, इनके 131 है और बांग्लादेश का 133 है। चलिए अगले प्रश्न बात करते हैं। गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार राज्यों को आरोही क्रम में यानी कि सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो सबसे कम हरियाणा में है, कितनी है? 11%। उसके बाद में राजस्थान में कितनी है? 14%। उसके बाद में पश्चिम बंगाल में कितनी है? शायद 19%। और उसके बाद में है कर्नाटक में 20%। तो इसमें भी ABCD राइट आंसर रहेगा। ठीक है, A, B और CD। ठीक है, 11, 14, 19 और 20। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि ग्रामीण बैंक की स्थानिक संरचना। जो ग्रामीण बैंक होते हैं ग्रामीण स्तर पर, उनके लिए वाणिज्य बैंक भी सहायता करते हैं, क्योंकि उनके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी इनके लिए सही है। सहकारी बैंक होते हैं वो भी इनमें सहायता करते हैं। और भूमि विकास से संबंधित जो ग्रामीण बैंक है वो भी इनमें सहायता करते हैं। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है वो सत्य रहेंगे, A, B और CD। सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वायुमंडल की किस परत में वायुयान उड़ान के लिए आदर्श होता है? समताप मंडल में, क्योंकि यहाँ पर तापमान क्या रहता है? समान। और जितने भी वायु परिवहन होते हैं, जेट उड़ते हैं, वो कहाँ पर उड़ते हैं? इसी समताप मंडल में उड़ते हैं। और ये समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित है। और जो भी मौसमी क्रिया होती है वो किस में होती है? क्षोभ मंडल में। इसलिए इस क्षोभ मंडल को क्या कहा जाता है? इसके लिए एक शब्द का और प्रयोग किया जाता है
जो इसके ऊपर होती है, क्षोभ मंडल के ऊपर होती है, और समताप मंडल के बीच में, समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में क्षोभ सीमा, जिसे मौसम परिवर्तनों की छत कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा समताप मंडल, जहाँ पर वायुयान आसानी से उड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला फिर कथन और कारण से संबंधित है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूर्णन करती है। हाँ जी, घूमे। पृथ्वी का घूर्णन ही दिन और रात के चक्कर के लिए उत्तरदायी है। ठीक है जी, पृथ्वी के घूर्णन से दिन और रात होते हैं, ये भी सही है। पृथ्वी अपने घूर्णन होती है, इसमें भी ये दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी करें। क्योंकि पृथ्वी जब घूमती है तो जो भाग सूर्य के सम्मुख वाला भाग होगा वहां पर दिन, और जो उसके विपरीत होगा वहां पर रात रहेगी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सत्य रहेगा। ठीक है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि राजस्थान के 4 स्मार्ट शहरों के नाम बताइए। 4 स्मार्ट शहर है जयपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर। ए और बी इसमें राइट आंसर रहेंगे। डी नंबर ऑप्शन इसका सत्य रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि नए नेशनल हाईवे के नंबर के अनुसार राजस्थान से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को सम्मिलित कीजिए। NH11 मियाजलार से रेवाड़ी, ये मियाजलार जैसलमेर में स्थित है। NH709 रोहतक से राजगढ़, ये भी सही है। NH919 है पलवल से रेवाड़ी, ये भी सही है। NH23 है कोटुम से धौलपुर, ये भी सही है। अगर ये आप देख लो कि कभी परीक्षा में इस प्रकार के कठिन प्रश्न आते हैं तो उनको उत्तर भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, सिर्फ अपने विवेक का प्रयोग हमें करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सत्य रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न भी कथन और कारण से संबंधित है कि अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में कामगारों के मदद के लिए जोड़ी की गई थी। सही है। उपरोक्त जो योजना अटल पेंशन संगठित और असंगठित दोनों के लिए गलत है। अटल पेंशन योजना जो असंगठित क्षेत्र के वर्कर होते हैं उनके लिए, असंगठित वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि काम की न तो निश्चित सीमा होती है, न ही काम की निश्चित रकम होती है, न ही काम के लिए निश्चित छुट्टियां होती है। ठीक है, तो उन्हें असंगठित क्षेत्र के लिए और उसी असंगठित क्षेत्र में लगे कामगारों की आर्थिक सहायता के लिए अटल पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी। तो इसमें केवल ए ऑप्शन है वो ही सत्य रहेगा, आर इसमें गलत रहेगा। तो ये यहाँ पर बी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किन जिलों में एस्बेस्टोस के महत्तम भंडार पाए जाते हैं? तो एस्बेस्टोस के राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर में, इसके अलावा जोधपुर और अजमेर में भी। उदयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर और अजमेर, ये दोनों ऑप्शन सत्य रहेंगे, ए और डी। ए और डी, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। अगला हमारा प्रश्न है, अरवरी पानी संसद योजना कहाँ पर कार्यक्रम है? ये अलवर जिले में चल रहा है। कौन से जिले में? अलवर। और इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि जल का संरक्षण करना। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान भारत के किस राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल है? सिमलीपाल जो जैव मंडल है वो ओडिशा जिले में स्थित, ओडिशा राज्य में स्थित है। कौन से? ओडिशा राज्य में स्थित है। तो 98 का उत्तर ए है, 99 का उत्तर बी रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं कि निम्न में से कौन सा देशांतर भारत का मानक देशांतर है? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वो क्या है? भारत का मानक देशांतर रहेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, ईस्ट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर उसी साहित्य से संबंधित आ गया, कन्हैयालाल सेठिया के बारे में। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थान के महान कवियों में से एक थे। सही है जी। सेठिया जी की मुख्य कृतियां मिंजर, लीलटास और राधा थी। अब मिंजर और लीलटास तो है परंतु राधा नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। इसके अलावा सेठिया जी की राधा का काव्यात्मक रूप 1960 में प्रकाशित हुआ था। ये राधा किसकी है? सत्य प्रकाश जी जोशी की है, कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। ये उस किताब में दिया हुआ है। और बातारी फुलवारी भी सेठ जी की है, ये विजयदान देता की है। तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन ही सत्य रहेगा, तो डी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। यह प्रश्न है
कहाँ से मिला है बता देता हूँ। ये जो आपकी राजस्थान के कला संस्कृति और इतिहास की जो कक्षा 10 की किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जारी, वहाँ से इस प्रश्न, वहाँ से उस किताब में इसमें इस प्रश्न को दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। मैंने कहा था ना कि आप बोलियों से हिंदी वाले पेपर वाले ध्यान से सुनो। जो हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित जो एक पाठ है 9वें, और इसके अलावा अगर आप हो सकते हो तो व्यक्तित्व के बारे में जो 11वां पाठ है वो भी, ये 2 पाठ अगर आप पढ़ सकते हो तो जरूर पढ़ लेना। ठीक है, शेखावाटी, सीकर, चूरू झुंझुनू में, मेवाती, अलवर भरतपुर में, ढूंढानी, जयपुर दौसा में और हड़ौती कोटा बूंदी में। शेखावाटी पहले का 3 नंबर ऑप्शन, तो ए डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा, क्योंकि इसमें एक में ही है 3 नंबर, तो यह यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में गेहूं और दलहन से संबंधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था? 2007 और 8 में। कब शुरू किया गया था? 2007 और 8 में, तो इसमें डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकारी सब्सिडी की मात्रा कितनी है? इसमें एक जो लिमिट रखी गई है कि 3 जो किलोवाट का जो सोलर सिस्टम लगाया जाएगा आपके घर में, जिसे रूफटॉप सोलर संयंत्र कहा जाता है, उसमें 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में अमृत वैश्विक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग केंद्र स्थापित हुआ? जब कोई भी इस प्रकार के संयंत्र प्रौद्योगिकी से संबंधित हो और हमें किसी प्रकार का उत्तर ना आए और हमारा मन हो कि तुक्को लगाना है, तो सारों पहल पुत अगर जयपुर दिखा है तो उस पर लगा देना। तो यहाँ पर अमृत वैश्विक जो प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग है वो कहाँ पर है? जयपुर में स्थापित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं कि 15वें वित्त आयोग ने सलाह दी कि अवधि 2021-22 से 2025-26 में जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत में जो वितरित की जाने वाली राशि की क्रमश अनुपात क्या निर्धारित की गई थी? इसमें कहा गया था कि जो जिला परिषद है उसे कम से कम और उससे ज़्यादा पंचायत समिति को सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतों को देना है, क्योंकि गांधी जी का ध्येय था कि अगर गांव विकास होंगे तो पूरा देश अपने आप विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन, 5% जिला परिषद के लिए, 20% अनुपात में पंचायत समिति के लिए और ग्राम पंचायतों के लिए 75%। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में करणी माता का मंदिर है? बीकानेर में। ऊंट महोत्सव कहाँ पर है? बीकानेर में, जो जनवरी में आयोजित किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अच्छा, इसमें भी दिए हुए हैं क्या विकल्प? और तो डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। राजस्थान में स्थित सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सास बहू का मंदिर है वो नागदा जय उदयपुर में स्थित है। तो डी ऑप्शन इसमें भी राइट रहेगा। ये सास बहू का जो मंदिर है वो मूल रूप से एक सहस्त्र बाहु मंदिर था, जो बाद में इसका अपभ्रंश होते हुए सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये मूल रूप से किस भगवान को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये प्रश्न भी आपको उसी किताब में से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्वशासन निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? ग्रामीण को 73वें द्वारा और नगरीय को 74वें के द्वारा। ठीक है, ये दोनों कब हुए थे? 1992 में हुए थे। ठीक है, 1973 में राइट आंसर रहेगा 114वें प्रश्न का। अगला प्रश्न है सुमेलित वाला, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का खेल था निशानेबाजी, अवनी लाखेरा पैराशूटिंग, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक और दलपत सिंह थे वो पोलो खेते। तो पहले का 2 नंबर डी ऑप्शन में एक में ही है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। राजस्थान के किस जिले में ताम्र खनिज ज़्यादातर पाए जाते हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो खनिज है वो झुंझुनू क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। तो ए इसमें यह रहेगा, तो हमारा राइट आंसर रहेगा डी में ए ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लो जी, आ गयो फिर अभी कथन अड़ो।
अभिकथन और दूसरा कारण है राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। 73वें संविधान संशोधन 1992 में कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में पंचायती राज त्रिस्तरीय हो सी। ठीक है जी, और इसी नियम के अनुसार राजस्थान में भी त्रिस्तरीय है, तो कारण और कथन दोनों सही है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसमें डी नंबर। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2.5 दिन का झोंपड़ा जो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तोड़कर, यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय था, एक पाठशाला थी संस्कृत की, विग्रह राज चतुर्थ के द्वारा बने हुई अजमेर के चौहान शासक, जिसे 2.5 दिन में झोंपड़ा में बदल दिया था। अजमेर में सावित्री माता का मंदिर पुष्कर में है, ब्रह्मा मंदिर के सामने। तनोट माता मंदिर जैसलमेर में, केला देवी करौली में। ठीक है, तो पहले का 2 नंबर ऑप्शन, पहले का 2 नंबर, ठीक है, दूसरे का 4 नंबर, 2 और 4, 2 और 4 इस एक में ही है, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। 2.5 दिन झोंपड़ा अजमेर, सावित्री माता पुष्कर, तनोट माता जैसलमेर, केला देवी करौली में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गौरीबाई कौन थी? गौरीबाई एक कवयित्री थी। ठीक है, ये कवि थी। अल्लाह जिल्लाबाई ये गायिका थी, मांड गायिका। स्वामी केशवानंद कौन थे? शिक्षा से संबंधित शिक्षा शास्त्री थे। कपूर चंद कुलिस कौन थे? ये एक पत्रकार थे। ठीक है, गौरीबाई कौन थी? कवित्री। तो 3 नंबर पहले में किस में मिलता है? डी में मिलता है, तो यहाँ पर ये राइट आंसर रहेगा डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, गौरी जी बाई कौन थी? कवियत्री थी। अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायिका थी। स्वामी केशवानंद शिक्षा शास्त्री थे और कपूर चंद कुलिस कौन थे? एक पत्रकार थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, और ये है साक्षरता दर से संबंधित है। उदयपुर की साक्षरता कितनी है? 72.8, 72.8 है। करौली की कितनी है? 83.9, 83.9। अजमेर की कितनी है? अजमेर की है 70.6, 3 नंबर ऑप्शन। और नागौर की कितनी है? 87.5। इस प्रकार के प्रश्न है ना छोड़ने के लिए ही आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि सारे प्रश्न हमें इस प्रकार से हम याद नहीं कर सकते और सारे जिलों की साक्षरता याद नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो सीधी साक्षरता ना पूछ के ग्रामीण या शहरी पूछ ले, महिला या पुरुष पूछ ले, तो ऐसे इतने याद भी नहीं होते हैं। तो ये प्रश्न छोड़ने के लिए होते हैं, और अगर आप करते हो और इसमें समय बर्बाद करते हो तो वो एक प्रकार से आपकी मूर्खता ही होती है। अगर नहीं आता है तो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो उदयपुर की कितनी रहेगी? 72.8। तो पहले का 2 नंबर किस में है? पहले का 2 नंबर इसमें है, सी नंबर ऑप्शन में। कौन से में है? सी नंबर ऑप्शन में है, तो इसमें ये हमारा राइट आंसर रहेगा। अब देख लो, इसने जानबूझकर, जो भी है भाई बंधु है जिसने ये पेपर दिया है, इसने डी ऑप्शन क्यों किया है? मुझे पता है नहीं पढ़ी जाती है, तो ये यहाँ पर गलत रहेगा और सी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, कथन, अभिकथन और कारण से है कि भारत का सर्वोत्तम जो टंगस्टन है कि अक्षेप है नागौर जिले की रेत पहाड़ियाँ, जो नागौर जिले में डेगाना गांव में रेत की पहाड़ी है, वहां पर है। सही है जी। ये उच्च गति ऐसक है, कवच प्लेटों के लिए, विशेष इस्पात बंदूक खोल बनाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है जी। बिजली बल्ब में भी, तंतु निर्माण में भी टंगस्टन का प्रयोग लिया जाता है, ये भी सही है। और ये इसकी व्याख्या भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये टंगस्टन का उपयोग है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को वन क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही यानी कि उतरते क्रम में, सबसे ज्यादा किसमें है, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम। इसी प्रकार का प्रश्न एक है साइंस मैथ वाले पेपर में भी आया हुआ था, आप देख लेना। उसकी भी मैंने एक क्लास है जो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न थे, उनसे संबंधित वो क्लास भी डाल दी है। अवरोही क्रम में डालते हैं तो सबसे पहले उदयपुर आता है, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद बारां और लास्ट में आता है करौली। तो सी ऑप्शन सबसे लास्ट में किस में आता है? इसमें आता है।
और डी, फिर बी, फिर ए और सी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा। पहले उदयपुर, फिर चित्तौड़गढ़, फिर बारां और अंत में करौली रहेगा। ठीक है। जो राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं साइंस वाले पेपर में देख लो और एसएसटी वाले में देख लो। ये जो कला संस्कृति वाले तो बता देता हूँ कक्षा 10 वाली किताब में से आए हैं, और भूगोल वाले जो प्रश्न है वो पूरे के पूरे हरिवंश सक्सेना किताब से आए हुए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित फसलों को उगाने के लिए आवश्यकता वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में, कि भाई सर्वाधिक आवश्यकता वर्षा किसी फसल में है, बीहू कम किसी में, बीहू कम किसी में। आरोही में सबसे कम किस में होती है, बाजरा में हुआ, बिंग बाद में जौ में हुआ, उसके बाद में मक्का में, और लास्ट में सर्वाधिक किसे होती है, चावल को। यहाँ पर डी बी सी ए, तो बी नंबर ऑप्शन इसमें राइट रहेगा हमारा प्रश्न। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में, यानी कि पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सिरोही की सबसे कम है जो दिए ऑप्शन है उसमें 196, अजमेर उसके बाद में 305, उसके बाद में अलवर 438 और जयपुर है उसके बाद में 500 प्लस है 505 है। तो यहाँ पर ए, सी, डी और बी, तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। राजस्थान की साक्षरता भारत की साक्षरता से कम है। सही है जी, राइट है। राजस्थान की 64.6 है और भारत की 70 के आसपास है। उच्चतम कुल साक्षरता प्रतिशत कोटा में है, यह भी सत्य है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष साक्षरता दर जैसलमेर जिले की सबसे ज्यादा है। जी गलत है। किस जिले की ज्यादा है, झुंझुनू की। किसकी, झुंझुनू जिले की सर्वाधिक है। इसके बाद में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता दर जयपुर जिले में सबसे ज्यादा है, ये भी सही है। ए, बी और डी ये सही है, सी यहाँ पर गलत है। ए, बी और डी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही होगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम। कौन सी नदी लूणी की सहायक नदी नहीं है। बांडी है, जोजड़ी है, सूकड़ी है, माही नहीं है। यानी कि ए, बी और डी, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन से कथन सत्य है। इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। ठीक है। यह अरावली की पर्वतमाला का दक्षिण पूर्वी भाग है। नहीं जी, अरावली तो उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग में रहेगी। चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, ये भी सही है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा भूभाग है, पश्चिमी मरुस्थल। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही है और सी ऑप्शन सही है, ए और सी। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नदियों के उद्गम से संबंधित है। चंबल मध्य प्रदेश के महू जिले से, लूणी अरावली की श्रृंखला में पुष्कर घाटी से, बनास खमनोर की पहाड़ियों से, और बाणगंगा जयपुर जिले की बेराट की पहाड़ियों से। तो चंबल पहले का 2 नंबर, पहले का 2 इसमें भी है, इसमें भी है। दूसरे का 3 नंबर, दूसरे का 3 इसमें है, इसमें 4 है। तो डी नंबर ऑप्शन इसमें भी राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, जयपुर जंतर मंतर, जोधपुर मेहरानगढ़, माउंट आबू दिलवाड़ा जेल मंदिर, डूंगरपुर गलियाकोट। तो जयपुर में जंतर मंतर है, तो पहले का 4 नंबर इसमें भी है, इसमें भी है। जोधपुर मेहरानगढ़ इसमें है 1 नंबर, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा इसमें भी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जिलों से संबंधित है। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में। सांबर झील जयपुर में। अन्ना सागर अजमेर में अर्णोराज के द्वारा बनाई। कोलायत झील कहाँ पर है, कोलायत झील कहाँ पर है, बीकानेर में। पिछोला उदयपुर में, पहले का 4 नंबर, दूसरे का 1 नंबर, पहले का 4 दूसरे का 1, इसमें भी है, इसमें भी है। अन्ना सागर अजमेर में, तीसरे का 3 नंबर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। राजस्थान में जो बालक है झांझरिया पैंजनी नामक आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? झांझरिया और पैंजनी कहाँ पर पहनते हैं? पैर में पैर से टाबरियो तो ठीक है। स्वतंत्र पश्चात राजस्थान का गठन कब किया गया था? ठीक है, स्वतंत्रता के बाद में राजस्थान का गठन हुआ वो 30 मार्च 1949 को। डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। इस दिन राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। इन चारों को शामिल किया गया था और इस संघ का नाम रखा गया था बृहत्तर राजस्थान। और इसी दिन से राजस्थान दिवस भी मनाया जाता है 30 मार्च से। समसभा गोविंद गुरु की स्थापना है। गोगामेड़ी मुख्य स्थान कहाँ पर स्थित है? गोगामेड़ी कहाँ पर? हनुमानगढ़ भटनेर दुर्ग में स्थित है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं युद्ध। सिंगोली का युद्ध हुआ था हमीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। एक का ये सही है। सिंगोली कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है। और ये हमीर कौन है? मेवाड़ का उदारक विषम घाटी पंचानन और सिसोदिया वंश का प्रथम शासक। सारंगपुर का युद्ध, अच्छा इनमें सुमेलित नहीं है वो। सारंगपुर का युद्ध सांगो और महमूद खिलजी के बीच में, ऐसा प्रश्न हमारे शुरुआत में भी एक बार आया हुआ है। सारंगपुर का युद्ध हुआ था मोहम्मद खिलजी प्रथम और कुंभा के बीच में। तो ये ऑप्शन हमारा सही रहेगा इसमें, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें गलत है और हमें गलत का ही चुनाव करना है। हल्दीघाटी युद्ध प्रताप अकबर, बुताला का युद्ध जेतर सिंह और इल्तुतमिश के बीच में 1227 में। अगला हमारा प्रश्न है अभिकथन से और कारण से है कि जनजातीय विकास कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिए तैयार किए जाते हैं जहां पर 50% से अधिक जनजाति है। सही है, जिसे टाडा बोला जाता है, TADA। वो कार्यक्रम है TSP क्षेत्रों में होते हैं जहां पर 50% जाति जनजातीय हो। ठीक है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा में इस कार्यक्रम की सहायता प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया। एक मिनट रुकियो, नहीं जी ये गलत रहेगा। यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि ये TSP क्षेत्र नहीं है और ये कार्यक्रम सिर्फ TSP क्षेत्रों में चालू किया गया है। तो ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, जोधपुर राज्य के जो राष्ट्रगान है दुसान, जोधपुर राज्य का राष्ट्रगान कौन सा है? दुसान में गोराबाई के अद्वितीय बलिदान को गाया जाता है। जोधपुर में रूपाधाई गोराबाई नामक बावड़ी भी है। ठीक है जी। गोरादाई ने जोधपुर के राजकुमार महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को रख दिया और जोधपुर साम्राज्य के उत्तराधिकारी का जीवन भी बचाया था। जिस प्रकार पन्ना दे ने उदय सिंह को बचाया था अपने पुत्र चंद्र, अपने पुत्र का उनका नाम याद नहीं आ रहा था, बनवीर के हाथों से अपने पुत्र को हत्या करवा दी थी और उदय सिंह को वहां से सुरक्षित करवाया था। इसी प्रकार की एक है माँ धायमा, कहाँ पर है? मारवाड़ में भी प्रसिद्ध थी, जिसने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह की रक्षा भी करवाई थी। पन्ना दे के पुत्र का नाम याद नहीं आ रहा है अभी, चलिए छोड़िए, इन पर चर्चा करते हैं। तो ये यहाँ पर सही है कि गोरादाई ने जोधपुर के राजा को बचाए थे साम्राज्य के उत्तराधिकारी और इसी कारण उसका बावड़ी भी बनाई गई थी और राष्ट्रगान में भी है। तो ये दोनों सही है और इसकी एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कथन से संबंधित है कि 1799 में स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनाया गया था। सही है, 5 मंजिला है। लालचंद उस्ताद इसका, लालचंद जी इसके जो वास्तुकार थे। यह रानियों के लिए बनाया गया था ताकि वे महल के अंदर बैठकर शहर के मेले और त्योहार जुलूस देखे। वाह जी वाह, बहुत सत्य बात है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो डी नंबर ऑप्शन इसका राइट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान के निम्नलिखित त्योहारों को हिंदी कैलेंडर में उनके मनाए जाने के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए चैत्र माह से। तो सबसे पहले चैत्र में आसी गणगौर, फिर है बैसाख माह आसी आका तीज, फिर तीज आसी सावन में और होली आसी फागण में। तो ए, सी, बी और डी, सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। अनपढ़ा तो गलत कर दिया नहीं, इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है
कि निम्नलिखित प्रमुख सभ्यताओं को उनके प्रथम उत्खनन के अन्वेषण के रूप में व्यवस्थित कीजिए। बागोर सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था? बागोर सभ्यता का हुआ था 1967 से 1970 के बीच में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। कालीबंगा का उत्खनन 1961 से 62 में किसके द्वारा किया गया था? बीबीलाल और बीके थापर। गिलोंड का 1957 और 58 में बीबीलाल के द्वारा। पहाड़ 1953 में अक्षय कीर्ति के द्वारा। तो 1953 बाद में 1957-58, फिर बाद में कालीबंगा और लास्ट में बागोर। DCBA, DCBA बी ऑप्शन है यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक है, आरंभिक से अद्यतन के क्रम में पूछा है ना। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले आरंभ और अद्यतन यानी कि आधुनिक में, ये इसका राइट आंसर यही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित राजपूत शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ऐसे प्रश्न साइंस वाले पेपर में आता। जयतर सिंह आएंगे पहले, रतन सिंह उसके बाद में 1301 और 1303 के बीच में, उसके बाद में महाराणा कुंभा 1433 से 1466 तक, और उसके बाद 68 तक, 33 से 68 तक, और सांगा 1509 से 1527 तक। CDBA ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। एक बार अगले इस प्रश्न पर पुनः चर्चा करते हैं, थोड़ा डाउट लगता है इसमें कि प्रमुख उत्खनन अन्वेषण के अनुसार आरंभिक से अद्यतन के क्रम में, आरंभ में सबसे पहले, आरंभ यानी कि सबसे पहले, अद्यतन यानी कि आधुनिक में, नूतन काल में, अद्यतन यानी कि नूतन काल से। तो सबसे पहले आहड़ का ही की खोज की गई थी। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन ही राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुड़ला त्योहार, गुड़ला त्योहार के बारे में, ये जोधपुर का ख्यात प्रसिद्ध है। ठीक है, ये केवल नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गलत, ये केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसके नृत्य में नर्तक अपने सिरों पर प्रज्वलित दीपक लेकर नृत्य करते हैं, ये भी सत्य है। नर्तक योद्धा के समान वेशभूषा रखते हैं, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ए और सी इसके राइट आंसर रहेंगे, तो सी नंबर ऑप्शन इसका सत्य रहेगा। सी नंबर ऑप्शन रहेगा इसका उत्तर। चलिए अगले प्रश्न में, राजस्थान के जिले को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन था? जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में कौन आता है? बाड़मेर। जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में अजमेर। DCBA, DCBA, अरे तेरी ने, इसने ये भी प्रश्न गलत कर दिया। DCBA, पहले जैसलमेर, फिर बाड़मेर, और फिर बीकानेर, और अंत में अजमेर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। माही जो बांसवाड़ा में परियोजना है परमाणु ऊर्जा से, वो कितना ऊर्जा क्षमता है? तो इसमें ना 4 संयंत्र लगे हुए हैं, प्रत्येक की क्षमता है 700, तो 700 28, तो 2800 मेगावाट की है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में कौन सा अंचल उच्चतम वर्षा प्राप्त करता है? अगर जिला आता तो झालावाड़, अगर स्थान आया तो माउंट आबू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लुगदी और कागज छुपाई और रंगाई में कौन सा वन उत्पाद, ये वन आधारित उद्योग है दोनों ही। इसके लिए तो दावड़ नाम का एक वृक्ष आता है, यहाँ पर दावड़ नहीं है, इसे धूड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो धूड़ी वृक्ष है जिनसे ये कागज और लुगदी तैयार की जाती है। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता दर थी? अधिकतम पुरुष और महिला साक्षरता कौन से जिले में थी? जयपुर में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। मरुस्थलीय मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, सही है, कम उपजाऊ होती है।
अगला है ये मिट्टी मूंगफली और कपास की कृषि के लिए उपयुक्त अनुकूल है, गलत है। ए ऑप्शन इसमें सही रहेगा और आर इसमें गलत, तो बी ऑप्शन इसमें हमारा राइट रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला है अरावली के पहाड़ियों के भौमजल नियमन नियंत्रण प्रबंधन की कार्य नीतियों के लागू करने का अत्यधिक आवश्यकता है। अरावली में भौमजल के संरक्षण के लिए नियम बनाना अति आवश्यक है। क्यों है? भौमजल के गत्यात्मक पुनर्भरण हेतु कम संभावना के कारण ये जल संकट का सुविधता से ग्रसित है। ये क्षेत्र इसमें जल संकट है, इसके कारण यहाँ पर जल संरक्षण को महत्व दिया गया है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है नाथ द्वारा शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इस प्रकार की चित्रकला उदाहरण चौखेलार महलों में मिलती है, गलत। चौखेलार महल है वो मारवाड़ी शैली से संबंधित है। ये उदयपुर और ब्रज शैलियों का मिश्रण है, ये भी सही है। नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार बाबा रामचंद्र और नारायण है, ये भी सही है। लघु चित्र नाथ द्वारा शैली में ये नहीं है, तो यहाँ पर बी और सी इसके राइट आंसर रहेंगे, तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कुचामनी ख्याल के बारे में। कुचामनी ख्याल के प्रबंधकार है लच्छीराम जी सुरूकरी, सही है। ये ओपेरा शैली के समान है, ये भी सही है। महिला पात्रों की भूमिका महिलाओं के द्वारा निभाई जाती है, नहीं 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 नहीं, इसमें महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुषों के द्वारा निभाई जाती है। इसमें नर्तक और गायन दोनों होते हैं, नहीं, इसमें सिर्फ गायन पद्धति पर महत्व दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें केवल ए और बी ही सत्य है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है अवार्ड से संबंधित है। मेजर सत्यान सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अल्लाह जिल्लाबाई को कोर्ट सिंगर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विजय दान देता को केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित है। विश्व मोहन भट्ट ग्रेमी अवार्ड से। तो शैतान सिंह को परमवीर चक्र से, पहले का 4, इसमें भी है इसमें भी है। अल्लाह जिल्लाबाई कोर्ट सिंगर, इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है। विजय दान देता केंद्रीय साहित्य अकादमी, 1 नंबर ऑप्शन, तो इसमें सी में ये सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका राइट रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। औदक ध्रुव का अर्थ है जल ध्रुव, जल ध्रुव का उदाहरण है गागरोन। पारिक जिसके चारों ओर खाई होती है, तो खाई किसकी ओर है? जूनागढ़ के कार। ठीक है, पारिद, पारिद का मतलब होता है जिसके चारों ओर दोहरे प्रकोटे बने हुए हैं, तो इस प्रकार के उदाहरण है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो चित्तौड़गढ़ में वन दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो वो होता है सीमाड़ा दुर्ग। तो पहले का 2 नंबर इसमें 1 में ही है। इसके अलावा पारिक जिसके चारों ओर खाई है वो जूनागढ़, तो 2 इसमें भी है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था लेवल 2 का जो एसएसटी का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन, और इसमें हमने लगभग सभी प्रश्नों को करने का प्रयास किया है, केवल शिक्षण विधि को छोड़ के, और कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उनको छोड़ के। ठीक है दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर पधारे हो तो आपका स्वागत है, और लगातार आप हमसे जुड़े रहे इसके लिए भी आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और अगर पहली बार हो तो हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल पर हमारी जो राजस्थान इतिहास से संबंधित क्लासें हैं वो लगातार चल रही है। एक बार आप उसे अवश्य देखें, और ये जो क्लासें हैं उनका आधार केवल 10वीं 11वीं 12वीं की जो इतिहास की किताबें हैं उनसे ही बनाई हुई है, और ये हमारी हस्तलिखित नोट्स रहेंगे। और जो कल हिंदी वालों का एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और वो एक बार इन क्लासों को अवश्य देखें। और इस क्लास में आप एक चीज़ देख लेना कि जो भाषा साहित्य से संबंधित जो टॉपिक है 10वीं की किताब में वो एक बार आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि उससे संबंधित है जो 2 एग्ज़ाम हुए हैं दोनों में 5 से 7 प्रश्न आए हुए हैं, तो वो आप अवश्य पढ़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।